Good morning to all. Today our session is about the unit 6 of contract and account, and that is specifications, right? So in last session we have studied about payments and how we made bills. Okay, so that was all about making payment to the contractor and PWD accounts. But आज के सेशन में हम लोगों को क्या देखना है कि जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं किसी भी आइटम ऑफ द वर्क का, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत है, प्लस वो किस तरह से होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए, कैसे फॉर्म करेंगे किसी स्पेसिफिकेशन को। बिकॉज आपने जो पिछले चैप्टर्स वगैरह पढ़े होंगे तो स्पेसिफिकेशन जो है हर जगह एक मायने रखता है। जब आप किसी काम को देखते हैं कि जब आप एमबी भरते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर द प्रोग्रेस, बिफोर ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो किस पे बेस्ड होता है, वो स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड होता है कि हमारा स्पेसिफिकेशन के ऊपर उतना काम हुआ है कि नहीं, उस तरह का काम हुआ है कि नहीं। और ये क्या हो जाता है, आपको एक तरह का लीगल एस्पेक्ट है कि अगर मानिए हमारा स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे पेमेंट जो है रिड्यूस रेट पे पेमेंट कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे एक ये केस बनता है एक तरह का कि हाँ स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं होना चाहिए था, जो हमारा स्पेसिफिकेशन चाहिए वैसा काम होना चाहिए, जो हमारा टूल्स एंड प्लान जो एग्रीमेंट में है उसी तरह से काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये सब आगे चल के एक डिस्प्यूट का मुद्दा बन जाता है। तो स्पेसिफिकेशन जो आपका है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में किसी को आइडिया है क्या चीज़ है स्पेसिफिकेशन? जिन्होंने पढ़ा, किसने पढ़ा है? सर स्पेसिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेंडर निकालते हैं, जो भी काम करना होता है, उसमें क्या काम करवाना है हमको, उसके बारे में हम लोग लिख के देते हैं, उसका डिटेल लिख के देते हैं पूरा। मीनिंग हुआ कि हम लोग जो है जो काम कराना है, ठीक है, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस आइटम के बारे में बताना है। तो वो स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे कि हाँ इसमें देखेंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगा कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ वर्क करना है तो कितना, कैसे अर्थ वर्क करना है, उसका लीड और लिफ्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी रहती है एक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसी को हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको फॉर्मेटिंग करना है, ठीक है। प्लस आप हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेगा, अर्थ वर्क हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, तो सबका स्पेसिफिकेशन में सब तरह की बातें आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन इस पर देंगे हम लोग। तो स्पेसिफिकेशन जनरली हम लोग क्या देता है आपको, ये जो है डिटेल इंफॉर्मेशन आपको किसी भी आइटम ऑफ द वर्क जो है आपको देता है। तो स्पेसिफिकेशन टेल अस the detailed information about how an item of the work is or should be done, मतलब कैसा हमारा काम है, ठीक है, और ये कैसे किया जाएगा वो भी रहता है, आपको कैसे होना चाहिए ये लिखा रहता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इस चीज़ रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग और एक और चीज़ आप अगर देखते हैं कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं तो उसका ड्राइंग भी होता है ना। तो ड्राइंग ही है तो ड्राइंग से ही हम लोग को सब कुछ समझ जाना चाहिए था, फिर स्पेसिफिकेशन का क्या जरूरत पड़ा, बताइए तो। ड्राइंग भी तो हमें हमें मिलता है, मान लीजिए ड्राइंग इसमें भी जो है हमने ना तैयार सर, किया है। हाँ। सर स्पेसिफिकेशन में जो होता है हर एक पर्टिकुलर आइटम का सर मतलब डिटेल दिया रहता है सर, और इसमें जो वर्कमैनशिप जो यूज करते हैं सर उसके बारे में पूरा डिटेल दिया रहता है सर, लेकिन ड्राइंग सिर्फ हाँ, वेरी गुड सफिशियंट वेरी गुड, ये है। चीज़ है। हाँ संदीप। सर ड्राइंग में क्या कि हर चीज रहती है कि प्लास्टर सब के बारे में उतना डिटेल से सारा चीज नहीं रहता है। और स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि वो सारा चीज डिटेल से रहता है, इसलिए हमें आसानी हो जाता है समझने में कहाँ पे कितना थिक का प्लास्टर करना है। देखिए एक चीज़ और की स्पेसिफिकेशंस जो है, ठीक है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पुट करना, मान लीजिए ड्राइंग सीट है, ठीक है, ड्राइंग में प्लान में हम लोग अगर उसको लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर वो ड्राइंग ड्राइंग नहीं रहेगा, पूरा स्पेसिफिकेशन आप जब वहाँ लिख दीजिएगा तो नहीं रहेगा ड्राइंग। तो ड्राइंग में एक्चुअली क्या रहता है, आपको उसमें आपका क्या है, उसमें सारा ये एक तरह से दिया हुआ है, आपका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है, पोजीशन दिया, तो हर चीज़ वहाँ पे वो चीज़ रहता है। बट वो क्या है,
कैसे करना है काम को, किस तरह का काम है वो नहीं रहता है। किस यहाँ टूल्स एंड प्लांट्स की भी बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन जो जनरली टूल्स एंड प्लांट्स को भी इंक्लूड करता है कि ये जो काम है किससे होना चाहिए, मशीन से काम होना चाहिए या लेबर से काम होना चाहिए, तो ये सब आपको स्पेसिफिकेशन में मिलेगा। तो जब आप एस्टिमेट बनाते हैं, डीपीआर तैयार करते हैं इनिशियली, तो आप स्पेसिफिकेशन चूज करते हैं और पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चूज करेंगे जिस जैसे आपको काम चाहिए, जिस तरह का आपको काम चाहिए उस तरह का। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक्सकेवेशन का वर्क है, तो एक्सकेवेशन का वर्क कराने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो ये भी कर सकते हैं, छोटा मोटा काम होगा तो जैसे गांव घर में देखते हैं कैसे लेबर लगा के हम ट्रेंच खुदवाते हैं, होता है, हो सकता है ये चीज। तो सपोज कि पहले मशीनरी नहीं होगी तो क्या लोग करते होंगे, एक्सकेवेशन कैसे कराते होंगे? लेबर से कराते होंगे। मैनुअली उसको मिट्टी को काट के लिफ्ट करना, उसको फेंकना कुछ दूर जाके, या जो भी उसका लीड होगा वहां तक। तो ये चीजें था, लेकिन अब मशीनरी आ गया तो मशीन से अब काम होता है। जो मशीन है उससे हम लोग उसका यूज करके, इक्विपमेंट मशीन का यूज करके हम लोग ट्रेंच बनाएंगे, उसका लीड एंड लिफ्ट वगैरह जो है आपका वो दर्शाएंगे उस अर्थवर्क में। तो ये सब चीजें हैं स्पेसिफिकेशन में लिखना की, उससे ये भी पता चलता है कि काम होगा कैसे। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि हाँ इतना डायमेंशन है, इतना काटना है, इतना ये करना है, लेकिन कराना कैसे है ये चीज आपको स्पेसिफिकेशन में दिखाना है। मतलब उससे ये झलकना चाहिए कि हाँ ये ऐसे काम होना है। तो ये सारा चीज आपको इसमें पता चलेगा। तो एक अच्छा सा डेफिनेशन अगर आप देखना, देखिए, एन इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल वर्कमैनशिप and materials which are required to complete an engineering project in accordance with its drawing and details। तो ये डेफिनेशंस है, आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि पूछा जाएगा मान लीजिए शॉर्ट नोट्स वगैरह में, तो स्पेसिफिकेशन क्या है तो वो डिटेल आप दे सकते हैं। कोई एग्जांपल देना होगा तो आप किसी का एग्जांपल दे दीजिएगा, आंसर उठाइए, वर्क उठाइए किसी का भी, 2 लाइन का उसका स्पेसिफिकेशन दे देना है। तो उसको हम लोग कैसे फॉर्मेट करेंगे वो देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि इसका पर्पस क्या है, स्पेसिफिकेशन क्यों देंगे, तो क्या है इसके पीछे का रीजन? स्पेसिफिकेशन से हमको क्या देने क्या जरूरत है बताइए। सर ताकि जो हम लोग का जैसा काम कराना चाहते हैं वैसा काम कर सके कॉन्ट्रैक्टर, फिक्स जिसमें ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है सर। हाँ उसको स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए हम लोग को कंक्रीटिव कराना है, तो स्पेसिफिकेशन में आपको लिखना पड़ेगा कि जो मिक्स है ये मिक्स कराना है, ये लिखना पड़ेगा कि इस साइज का एग्रीगेट यूज करना है, ये लिखना पड़ेगा इस ग्रेड का सीमेंट यूज करना। तो इस तरह की चीजें उसमें देना पड़ेगा कि आप काम कराना चाहते हैं तो कैसे कराना चाहते हैं, तो वो स्पेसिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है, और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए, उसी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, उसी के हिसाब से आप उसको बिल बनाइएगा, उसका पेमेंट करिएगा। क्योंकि स्पेसिफिकेशन बिगड़ जाएगा तो हमारा जो क्वालिटी है वर्क का, जो वर्कमैनशिप है जो बोल रहे हैं आप, वो सब ये होगा। तो इसलिए जो कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पेसिफिकेशन। तो जो भी कॉस्ट है इसके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने स्पेसिफिकेशन में दिया है मतलब जो 33 ग्रेड, आप 53 ग्रेड या 43 ग्रेड दिए है, मान लीजिए इससे कम का कोई लगा दे तो वो दिक्कत है। समझे, मान लीजिए हमारा कोई साइज है जो एग्रीगेट का साइज जो है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट सबका साइज रेंज हमने दिया है, उससे काम नहीं हो, उससे अलग काम हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है फिर, है ना। तो वहाँ पे डिस्प्यूट होगा फिर। तो ये क्या है, जो स्पेसिफिकेशन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन बदल जाएगा तो जो है मतलब उसमें कोई चेंज आता है तो फिर आपको वो सब क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है। फिर वहाँ पे आपको ये जो आर्बिट्रेशन आप पढ़े थे वो चीज़ें, सुलह कराने वाली बात कि हाँ उसको कैसे मैनेज किया जाएगा तो वो क्रिएट होगा। स्पेसिफिकेशन इज एन इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो आपका रहता है, जो आप उसको उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, तो जो काम का स्पेसिफिकेशन है, जब आप जो BOQ देते हैं उसमें लिखा रहता है सब स्पेसिफिकेशन, हर काम का स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, और उसी के सामने वो लोग रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट जो है कोट करते हैं और DPR बनाते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं, हर आता है हमारे यहाँ टेंडर में। तो जो स्पेसिफिकेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी अगर बात करें कि हमारा ये इसका क्या पर्पस हो सकता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा जो इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, प्लान सब के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सर खास कर देखिए अब हम इसका क्या एब्रेशन क्या चीज, होता है? एब्रेशन क्या होता है सर? एब्रेशन। आर्बिट्रेशन,
जी सर। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे जो मान लीजिए हमारा काम जो था, जो स्पेसिफिकेशन जो था उस पर काम नहीं हुआ, उससे कम हुआ, जैसे जो भी हमारा मान लीजिए ग्रेड यूज करना था कंक्रीट का, वो नहीं करे, कोई और यूज कर लिया है, तो वो एक लीगल एक्शन आप ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि नहीं ये काम गलत किया है, तो वो चीज़ है। ठीक है, जी सर। ठीक है। देखिए, तो अगर हम लोग इसकी नेसेसिटी की बात करें, इम्पोर्टेंस की बात करें, आपके पास बुक है, आपके पास यस सर। बुक रखे ना? जी सर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए जब आप इसकी नेसेसिटी की बात करेंगे तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताइए। क्योंकि जो ड्राइंग है आपका, आप अभी समझे कि ड्राइंग जो होता है उसमें क्या डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, पोजीशन दिया है आपको, उसका डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, ये सब दिया है, बट जो भी आपको डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी आइटम ऑफ द वर्क के बारे में, वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। इसलिए ये क्या है, आपका नेसेसिटी है इसका कि ये होना चाहिए सेपरेटली। आप जब स्पेसिफिकेशन, जब डीपीआर तैयार कीजिएगा, तब स्पेसिफिकेशन के साथ हम लोग आइटम को लिखेंगे। तो इसको इसको तो आपने पिछले मतलब पिछली बार आपने एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो स्पेसिफिकेशन जो है बहुत सारा देखा होगा, है ना। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि जैसे अर्थवर्क करा रहे हैं, कैसे उसमें देखते थे कि 2-4 लाइन लिखा हुआ रहता है कि अर्थवर्क कराना है, इसका ये लीड होगा, लिफ्ट होगा, इतना इतना, ये वो लिखा रहता था। तो इससे इसको तो आप लोग देखा होगा स्पेसिफिकेशन के। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। The specification are nothing but the instruction expressed in words. The instruction can that which cannot be mentioned on drawing. जो ड्राइंग में मेंशन नहीं हो सकता है, वो आपका क्या है, जो इंस्ट्रक्शन है, स्पेसिफिकेशन है किसी भी आइटम का, वो एक्चुअली जिससे इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा वो स्पेसिफिकेशन है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपको जो कॉस्ट ऑफ द वर्क है वो पता चल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकेशन जो है, इससे हम लोग को मेथड पता चल जाएगा। हम तो इसको, इससे हम लोग को जो मटेरियल का, किस तरह का मटेरियल यूज करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, किसी जो पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर इज पेड ओनली व्हेन द वर्क इज कैरिड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। तो जब तक वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं करेगा तब तक उसको पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट हुआ है दैट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो जब भी टेंडर वगैरह भरा जाता है तो उसमें देखते हो कि स्पेसिफिकेशन जो है उसमें रहता है, जब वो कोट करता है किसी भी आइटम को तो स्पेसिफिकेशन वहाँ पे रहता है कि इसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको काम करना है, और उसी के लिए वो एग्रीमेंट करता है कि हम उसी स्पेसिफिकेशन पे काम करेंगे। किसी भी वर्क को, किसी भी छोटा छोटा वर्क या बड़ा बड़ा वर्क जो भी होगा, जो पार्ट में रहता है, तो सबको वो उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही करेगा। तो स्पेसिफिकेशन को अगर फिर और एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड एंड द मेथड ऑफ वर्कमैनशिप टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन रहता है जो भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल के बारे में, मेथड्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसका पर्पस क्या हो सकता है कि इट डिफाइंस क्वालिटी ऑफ मटेरियल और वर्कमैनशिप। मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगा तो हमको क्वालिटी नहीं मिलेगा के मटेरियल और वर्कमैनशिप दोनों में। इट प्रोटेक्ट ऑनर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू बैड वर्कमैनशिप। अगर हमारा मान लीजिए स्पेसिफिकेशन सही से हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो तो जैसा तैसा स्पेसिफिकेशन से आप कैसे मैच करेंगे जब स्पेसिफिकेशन अगर क्लियर नहीं रहेगा तो। इसलिए क्लियर स्पेसिफिकेशन रहेगा तो हम, अगर काम जो है अच्छा काम नहीं हुआ है तो हम उसको ये देख सकते हैं, कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिकेशन जैसा था वैसा काम नहीं हुआ है, तो ये हो सकता है। ठीक है, इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, इसी स्पेसिफिकेशन पे काम करना है, ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाता है। उसके बाद विटनेस इन कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट, मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया, जब जैसे बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन हो गया, तो उसमें क्या है, आपको ये एक तरह का विटनेस हो गया। जो स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है ये क्या है, प्रूफ है आपका, ये जो हमारा स्पेसिफिकेशन है इस पे एग्रीमेंट हुआ था और इस पे हमारा काम नहीं, समझे। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन के लिए और भी इसका पर्पज देखिए, टू प्रिपेयर रेट एनालिसिस। जो भी आप बीओक्यू बनाएंगे
बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन उसमें आना ही आना है, बिना स्पेसिफिकेशन के तो आपका BOQ नहीं बनेगा। इनिशियली जो आपका जब एस्टिमेशन बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग शुरू में जो एस्टिमेशन बनाते हैं तो होता है वहाँ की, वहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में भी ले चलते हैं स्पेसिफिकेशन को, लेकिन उसको ये जरूर हम कोड से जो जो शेड्यूल ऑफ रेट है वहाँ से जरूर उसका नंबरिंग लिख लेते हैं कि ये नंबरिंग से हमारा ये बना है। तो जब प्रिपरेशन रफ प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग पूरा पूरा नहीं लिख के छोटा छोटा लिख के भी काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपका साइन होना है डॉक्यूमेंट, BOQ आप तैयार कर रहे हैं, DPR जो है भेजना है आपको अप्रूवल वगैरह के लिए, सारा स्पेसिफिकेशन उसमें क्लियर होना चाहिए, पूरा का पूरा लिखना है आपको। तो जितना भी स्पेसिफिकेशन है ये सब आता कहाँ से, हमको ये बताइए। किसी को पता है इसका डॉक्यूमेंट क्या है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है जहाँ से हम लोग स्पेसिफिकेशन किसी भी आइटम का लेंगे? सारा सर स्टैंडर्ड कोड से आएगा, किससे आएगा? IS कोड से। IS कोड में सब स्पेसिफिकेशन तो नहीं रहता है ऐसे जैसा आपको चाहिए। तो ये सर सब देखिए, ये सब एक्चुअली क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है शेड्यूल ऑफ रेट, SOR, सुने होंगे। जी सर SOR जो बताइए। है सारे स्टेट गवर्नमेंट हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या जितना भी विभाग है सब अपना अपना SOR बनाता है, जितना विभाग है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें, फिर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, तो दोनों में दो तरह का काम होता है। इसलिए दोनों विभाग को ये बनता है कि हम अपना निकाले, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो उसका काम कराना है, जो उसको मेन जो स्पेसिफिकेशन चाहिए आइटम का, वो अपना उसमें लिख सके। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट का आप देखेगा कि अलग अलग जो है SOR मिलेगा। तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट जो है तैयार करती है SOR, ठीक है। और वो अच्छा खासा लेवल होता है, जब उस यहाँ पे वो क्या होता है, हाई लेवल का कमेटी गठित किया जाता है जिसपे वो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, रेट तैयार होता है, स्पेसिफिकेशन तैयार होता है, विथ साइन होता है, और तब जाके वो डॉक्यूमेंट बनता है। और ये क्या है, ये सब सारा सारा चीज जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सब, और वो ऑफिस वर्क में ही यूज किया जाता है। तो जनरली वो आपको, आप जाइएगा मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए है कि मिल भी सकता है, बट वो चीज़ क्या है, ऑफिस यूज के लिए है, समझे, उसका आपको यूज नहीं पड़ेगा। वो कहाँ है, जो मानिए आप JE बन जाइएगा, आप किसी विभाग में जाइएगा तो वहाँ जाके आपको SOR मिलेगा, ठीक है। और उसके बेस पे आप क्या कीजिएगा, जब कोई एस्टिमेट बनाइएगा तो आप सोचिएगा अच्छा कि अगर हम इसको काम को करना है तो हमको शुरू से क्या करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि PCC का रोड बनाना है हमको, तो PCC रोड के प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, तो हम सोचेंगे अच्छा पहले तो हमको, अगर उसका आपने एस्टिमेट बनाना है तो सबसे पहले तो आप वहाँ साइट विजिट सर्वेइंग वगैरह करके देख लेंगे, साइज वगैरह देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा वहाँ पे आइटम वर्क ढूंढेंगे कि सबसे पहला काम हमको क्या कराना पड़ेगा। सपोज कि जंगल है, पूरा जंगल भरा हुआ है, उसमें रोड हमको बनाना है बीच में, तो फिर हमको जंगल क्लियरेंस कराना पड़ेगा। तो हमको जंगल क्लियरेंस का आइटम ढूंढना पड़ेगा हमको SOR में। तो जंगल क्लियरेंस, उसके बाद आपके दिमाग में अच्छा जंगल क्लियरेंस कराना है, तो हमको जंगल क्लियरेंस कराना है तो उसको जंगल क्लियर ऐसा नहीं काट के वहीं छोड़ दे। तो जंगल क्लियरेंस मतलब वहां से हटा के अलग कर रहे, डिस्पोजल भी उसको देखना है आपको। तो वहां से जंगल क्लियर करके उसको डिस्पोजल भी दिखाना पड़ेगा कि वो कहाँ डिस्पोज करना है। तो इस तरह से आइटम वर्क जो है पूरा होगा। प्लस जंगल क्लियरेंस कैसे कराना है, ठीक है, तो उसमें वो भी रहना चाहिए। तो उससे आपका पूरा आइटम एक बनेगा कि हाँ जंगल क्लियरेंस विथ यूजिंग दिस एंड, मतलब जो आपको चाहिए वो पूरा उसमें रखना चाहिए। तो वो आप ढूंढेंगे कहाँ, SOR में। तो एक्चुअली जो SOR बना हुआ है उसमें A to Z मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं छूटा रहेगा कि आपको जो नहीं मिलेगा। तो हर तरह का वहाँ पे आइटम वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी काम का, एक छोटा छोटा काम का भी वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन कि ऐसे 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 काम करेंगे तो इसका रेट ये होगा। तो शेड्यूल ऑफ रेट्स में क्या होता है, एक तरफ स्पेसिफिकेशन दिया रहता है, एक तरफ उसका जो रेट है वो दिया रहता है, ठीक है, यूनिट दिया रहता है। प्लस एक चीज और जो इम्पोर्टेंट होता है, एक उसमें कोड दिया रहता है, उसका सीरियल दिया रहता है कि ये काम का ये सीरियल नंबर है। अगर मान मान लीजिए आपने सीरियल नंबर कहीं लिख दिया है तो उससे कोई पता कर सकता है, ठीक है, उससे जो है शेड्यूल ऑफ रेट्स देखेंगे, मिलाएंगे कि हाँ यही वर्क है, तो वहां जाके हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन उसका क्या है। तो ये चीज है। तो ये सब काम आता है आपको जब जब आप भी आप DPR बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप उसका BOQ तैयार कर रहे होंगे तो सारा स्पेसिफिकेशन आपको दिखेगा उसमें, ठीक है।
तो ये शुरू से ही काम आता है। SOR जो है आपका, जब आप एस्टिमेट बनाना शुरू करते हैं किसी भी काम का, वहां से ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकेशन का रोल हो जाता है। चलिए, पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व इन फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन। तो हमें किसी भी स्पेसिफिकेशन को बनाने में क्या सब ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन डिपेंड अपॉन द साइट कंडीशंस, द नेचर ऑफ द वर्क एंड द पर्पस फॉर विच द वर्क इज कैरिड आउट। तो सपोज जो साइट कंडीशन की बात यहाँ कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं पे सॉफ्ट सॉइल हो सकता है, ठीक है, कहीं पे क्या हो सकता है, रॉक हो सकता है, हार्ड सॉइल हो सकता है। तो दोनों में दो नेचर हो गया, समझ रहे हैं, दोनों में क्या हो गया, दो नेचर हो गया। एक सॉफ्ट सॉइल बोल रहे हैं, एक हार्ड बोल रहे हैं, तो दोनों में दो तरह का मेहनत लगेगा, है ना, दो तरह का टूल चाहिए। तो उस तरह का वो चीज आपको दिखाना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन में कि हमारा साइट कंडीशन भी क्या है, और उस साइट कंडीशन का हमको स्पेसिफिकेशन ढूंढना पड़ेगा। तो जो स्पेसिफिकेशन किसी आइटम को लिखा रहेगा, अर्थवर्क के लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा कि हार्ड सॉइल लिखा रहेगा वहां पे कि हार्ड सॉइल के लिए, वो चीज उसमें इंक्लूड रहेगा। नेचर ऑफ द वर्क लिखा रहेगा, ठीक है। द पर्पस फॉर विच द वर्क इज कैरिड आउट, जैसे मान लीजिए हम एक्सक्यूवेशन करते हैं, उसका कितना पर्पस हो सकता है, बताइए, क्या किस काम में स्पेसिफिकेशन करते हैं, बताइए तो जरा। कौन बताएंगे, एक्सक्यूवेशन का जो है यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस चीज में पड़ सकता है, जो बताइए। सर प्लास्टरिंग में, आरसीसी में, सब में सर जो भी करेंगे। एक्सक्यूवेशन का काम आएगा उसमें। नो सर, किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना हो उसमें आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, फाउंडेशन बनाने में एक काम आ गया, और क्या हो सकता है, रोड में, सर रोड में, हाँ तो रोड में हो सकता है, रोड में एक्सक्यूवेशन का काम हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे हमको ड्रेनेज बनाना है, ड्रेनेज में हो सकता है, कहीं पे हमको केनाल बनाना है, केनाल में हो सकता है ना, कहीं पे हमको पाइपलाइन बिछाना है, होता है ना, जैसे देखते होगे जो टेलीकम्युनिकेशन का जितना पाइपलाइन वगैरह बिछाना है, कैसे वो काट काट के बिछाता है, तो उसके लिए भी अर्थवर्क चाहिए। तो अर्थवर्क बहुत सारा काम के लिए होता है। तो आपको ये भी लिखना है कि आप जो एक्सक्यूवेशन करने जा रहे हो किस काम के लिए करने जा रहे हो, तो ये आपको देखना चाहिए। तो अलग अलग पर्पज के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बदलता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिकेशन में ये चीज रहना चाहिए। उसके बाद अगर और देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मेन एम ऑफ स्पेसिफिकेशन राइटिंग इज टू प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द फैक्ट्स, मतलब जो आपका फैक्ट है, जो रियलिटी है, साइट का कंडीशन है, उसको स्पेसिफिकेशन में डालना है आपको, उस तरह का स्पेसिफिकेशन आपको चूज करना है और अपने आपके एस्टिमेट में इंक्लूड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको काम कराना है रोड का और हमने किसी ड्रेनेज सिस्टम का, अर्थवर्क का हमने स्पेसिफिकेशन चूज कर लिया, तब गलत हो जाएगा, ठीक है, तब स्पेसिफिकेशन ही गलत हो जाएगा, एस्टिमेट ही गलत हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह काम कराना है, ये क्लियर होना चाहिए, क्या नेचर है, क्या साइट कंडीशन है, ये देखना है आपको। कितना, मान लीजिए अगर हम अर्थवर्क कर रहे हैं, तो हमको मिट्टी जो है, क्या अर्थवर्क करने में क्या हमको लिफ्ट ज्यादा हो जाएगा, सपोज हो सकता है ना कि हम लोग मशीन यूज करें और मशीन जो है, मतलब जो वहाँ का टेरेन होगा, वहाँ का जो साइट कंडीशन होगा, माने वो डाउन है, नीचे है, ठीक है, जिसका रेड लेवल कम है, तो नीचे है, तो इसका मतलब वहां से हमको एक तरह का गड्ढा टाइप का हो गया, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको लेवल में लाना पड़ेगा या जो करना पड़ेगा, तो उस तरह का काम वहाँ कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि मिट्टी काटना है तो उसको कितना दूर लीड लीड देना, मतलब कितना दूर फेंकना पड़ेगा उसको, मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर तक फेंकना है, तो ये चीज लिखना पड़ेगा आपको कि 50 मीटर तक मिट्टी काट के फेंकना ही पड़ेगा। तो ये भी आपको स्पेसिफिकेशन में लिखना चाहिए, ताकि आपका सारा क्लियर रहे चीज, ठीक है। और देखिए, ओनली सुटेबल वर्ड्स विद डिजायर्ड मीनिंग शुड बी यूज्ड, वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग और अनफेमिलियर वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड इन स्पेसिफिकेशन। तो कोई भी अनफेयर फेमिलियर वर्ड जो है नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और मतलब ऐसा हो कि इसका ज्यादा कोई मीनिंग ना हो, जो ऐसा वर्ड हो। ओनली दोज एब्रिविएशंस विच आर वेल नोन इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन में जो भी वेल नोन है, शुड बी यूज्ड विदाउट गिविंग इंफॉर्मेशन। जैसे आपको मान लीजिए आप आरसीसी लिखते हैं, तो R.C.C. लिखते हैं ना, तो आरसीसी लिखते हैं, मतलब ये क्या है, बहुत फेमिलियर चीज है, बहुत लोग जानते हैं इस चीज को।
तो आरसीसी का मतलब हो गया रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये चीज हम आरसीसी लिख देंगे और ब्रैकेट में उसका मिक्सचर जो मिक्सिंग का जो कंक्रीट मिक्स है वो लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे इतना इस टू इतना टू इतना जो लिखते हैं 1:2:4 लिखते हैं ना, 1:1:2 इस तरह से उसको बगल में लिख दिया। तो ये क्या है, आरसीसी जो है ये लोगों को पता है, प्लस ये क्या है वेल नोन, बहुत ज्यादा जान रहे हैं लोग हर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या जो सिविल से नहीं भी जुड़ा है वो भी आरसीसी को जानता है। तो हम लोग आरसीसी को एक एज अ सिर्फ आरसीसी लिख के यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमको क्या लिखना होता, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इतना लिखना पड़ता। उसको हम शॉर्ट में भी आरसीसी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जाना पहचाना टर्म है, जाना पहचाना एब्रिविएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्पेसिफिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो भी स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश की बात आ गई। अवॉइड क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, कि इसका उसका रेफरेंस मत दीजिए। ठीक है, ये उस मतलब रेफरेंस दे रहे हैं वो चीज नहीं देना आपको। द सब्जेक्ट मैटर शुड रिलेट टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। जो उसमें दे रहे हैं आप वो क्या है, रिलेट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को जो भी कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्टर जब काम कराएगा मान लीजिए, तो जो जो स्पेसिफिकेशन लिखा है उसको रिलेट करना, समझ में आना चाहिए, हाँ ये काम इसी काम के लिए है। ठीक है, वो चीज है। The specification should state what the contractor shall or shall not do and not what the contractor should or should not do. तो स्पेसिफिकेशन जो है हर चीज क्लियर करना चाहिए कि उसको कैसा काम करना है, क्या करना है, इसलिए उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो इसीलिए जो आपका बीओक्यू है, जो एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये इंक्लूड रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि काम जो होगा उसी पे होगा। आप ये चीज समझ चुके हैं, पहले भी आप समझे होंगे, एस्टिमेट जब बनाते होंगे, एस्टिमेशन जब पढ़े तब भी ये समझे थे कि स्पेसिफिकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है, कि स्पेसिफिकेशन हमारा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लिख दिया कि एक्सकेवेशन वर्क फॉर ड्रेनेज सिस्टम लिख दिया और हमने रेट लिख दिया या हमने उसका क्वांटिटी लिख दिया, तो इससे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इससे क्लियर नहीं होगा कि काम कितना होगा, कैसे होगा, ये क्लियर नहीं होगा। तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा। आपको हम एग्जाम्पल अभी दिखाएंगे कुछ देर में। ठीक है, और देखिए, द फ्यूअर द वर्ड्स यूज द लेसर इज द रिस्क ऑफ लीगल डिफिकल्टीज। तो सेंटेंसेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब क्लियर तो होना ही चाहिए, प्लस ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, और शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ताकि सब कुछ क्लियर भी हो जाए और छोटा भी रहे, सिंपल भी रहे। अनफेयर स्पेसिफिकेशन आर नॉट डिजायरेबल। अनफेयर मीन्स थ्रोइंग ऑल द रिस्क ऑन द शोल्डर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मतलब अनफेयर स्पेसिफिकेशन नहीं रहना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, जो भी काम होगा पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन आप दे रहे हैं जो हो ही नहीं सकता है, तो वो नहीं देना है आपको। द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ द मटेरियल एंड वर्कमैनशिप मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द स्पेसिफिकेशन। जो हमारा मटेरियल का जो लिमिटेशन है, ठीक है, जो भी वर्कमैनशिप जो काम होता है, ठीक है, जो लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखना है आपको, कि हाँ इस तरह से इसके ज़्यादा काम नहीं हो सकता। सपोज कि हमारा जो, जैसे मान लीजिए हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ ऐसा ग्रेड नहीं दे देंगे उसको काम के लिए जो उसको फिजिबल नहीं है, प्लस उसका मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस तरह का चीज़ हम लोग नहीं कहेंगे। तो वो सब चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। तो देखिए, इससे इससे पहले हम कुछ आपको दिखा देते हैं कि स्पेसिफिकेशन एक्चुअली है क्या। जैसे इसमें देखिए, ये क्या लिख रहा है आपको, अर्थवर्क का आपको दिख रहा होगा, ये जो है स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। तो एक तरफ यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कि है ना, दिख रहा है। Yes. तो देखिए, इसमें पहला जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है कि अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ but exceeding 1.5 meter in width, as well as 10 square meter on plan, including disposal of excavated earth up to 50 meter and the lift up to 1.5 meter disposed soil to be leveled and nearly dressed.
ये सभी तरह के सॉइल में काम आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला कि अर्थवर्क इन सरफेस एक्टिवेशन, जो सरफेस का है उसका ये अर्थवर्क है, मतलब उसमें मिट्टी आपको काटना है। एंड नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो डेप्थ है वो पार्टिकुलरली 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना लिखा हुआ। ठीक है, बट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान। तो इसमें क्या बोला है कि जो हमारा डेप्थ लिमिट कर दिया 300 सेंटीमीटर, और जो हमारा विड्थ कर दिया वो बोला कि 1.5 मीटर से ज्यादा, ठीक है, हो सकता है। और इसका जो जो एरिया होगा, प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर जो वो लिख रहा है। इंक्लूडिंग डिस्पोजल ऑफ एक्सकेवेटेड अर्थ, जो मान लीजिए मिट्टी निकलेगा उसको भी जो है 50 मीटर की दूरी तक जो है आपको ये करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ लिफ्ट दे दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का लिफ्ट भी करना पड़ेगा उसको। तो ये सब काम कैसे होगा, ये सब चीज के लिए लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर हमको मशीन यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो वर्क है उसका लिफ्ट अगर इतना है दिया हुआ तो उतना हमको मिट्टी काट तक पहुंचाना है आपको 50 मीटर तक। और ये भी बोला है कि जो डिस्पोजल करना है और उसको नीटली ड्रेस भी करना, जो लेबल जो आप डिस्पोज सॉइल है उसको आपको लेबल भी करना है, ये भी लिख दिया है। तो इस तरह जो स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ से दिख रहा है, ये पूरा स्पेसिफिकेशन इस तरह का होना चाहिए। जो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा काम नहीं होगा जो आप देख रहे हैं तो उसका पेमेंट आप नहीं, मतलब पेमेंट रोक सकते हैं, या आप उसको बोलिएगा कि ऐसा काम करिए। ठीक है, मान लीजिए हमारा 30 सेंटीमीटर जो है, 30 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए आपका, 1.5 मीटर से ज़्यादा आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब देखना है आपको, एक्सकेवेटेड जो डिस्पोजल करना है उसको 50 मीटर तक किया है कि नहीं। ठीक है, 1.5 मीटर का लिफ्ट उसको तय होना करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, लेवल किया कि नहीं, नीचे डस्ट हुआ कि नहीं। तो ये एक्सकेवेशन का पार्ट हो गया। तो ये जो पार्टिकुलरली मान लीजिए हम लोग पीसीसी वगैरह कराएंगे, तो अर्थ वर्क कराएंगे, तो उसमें क्या है, हमको सैलो डेप्थ का कटिंग कराना होगा, है ना। सैलो डेप्थ का, क्योंकि उसमें क्या है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। तो आपको समझ में भी आना चाहिए पहले वर्क, कि आप किस तरह के वर्क की बात कर रहे हैं, किस तरह के वर्क में एक्सक्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पीसीसी करेंगे तो उसमें हमको सब बहुत ज़्यादा ट्रेंच नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको एक विड्थ तक करना पड़ेगा। ठीक है, जितना उसका विड्थ आप डिसाइड कर रहे हैं उतना कटिंग करना पड़ेगा उसको। तो ये अर्थवर्क में सारा चीज़ इंक्लूड हो रहा है। ये अर्थवर्क जो है क्या डायमेंशन क्लियर हो रहा है। ठीक है, प्लस कैसे ये जो अर्थ उसको काटिएगा उसका लिफ्ट दे रहा है, लीड दे रहा है, प्लस ये भी बता रहा है कि आपको इस किस तरह के सॉइल के लिए काम आएगा। तो यहाँ लिख रहा है कि ऑल काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब जितना सारा जो भी सॉइल होता है सब में ये आएगा, और सबका रेट जो है 100, सॉरी इसका जो यूनिट है 100 स्क्वायर मीटर पे इसका रेट डिसाइड होगा। मतलब 100 स्क्वायर मीटर जितना होगा उसके ये रेट यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ मतलब 500, 600, 1000, 2000 जो रेट होगा वो किसके लिए होगा, पर 100 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से इसका लिखा रहेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन है, इसका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। ओके, सर स्क्वायर मीटर दिया है सर, हम्म, लेकिन अर्थवर्क का तो सर हम लोग मीटर क्यूब पढ़े थे सर। एरिया एरिया जैसे एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो 30 सेंटीमीटर आपको डेप्थ दे दिया, विड्थ दे दिया। ठीक है, तो दो वो तो क्लियर हो गया जो था। बट कहने का मतलब था कि एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, मतलब जो कटिंग का जो एक्सक्यूशन का काम है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सक्यूशन वर्क जो किसी एरिया में कराइएगा ना, उस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है कि 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा कटिंग नहीं है, और 1.5 मीटर जो है इसका विड्थ है। तो ये दोनों चीज़ हो गया। ठीक है, ये आपका डेप्थ हो गया और ये आपका विड्थ हो गया। उसके बाद लंबाई तो आप समझिए ना, लंबाई तो जितना होगा तो होगा। तो लंबाई के लिए हम 10 स्क्वायर मीटर दे दिया, मतलब कि उतना स्क्वायर मीटर का काम होगा। मतलब आप 1.5 को अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए जो लेंथ होगा उससे, तो वो हो गया 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उस तरह से तो एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेंगे इसका क्वांटिटी, जैसे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम के लिए जैसे सैलो डेप्थ की बात कर रहे हैं, जैसे 30 सेंटीमीटर डेप्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर मीटर में ही ले लिए। ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बोल दिया, इससे ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएगा, इसलिए इसको स्क्वायर मीटर में ले लिया। अगर मानिए हम लोग जैसे आप देखिए नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा
The earthwork in rough excavation, banking excavated earth in layer not exceeding 20 centimeter in depth, breaking clods, watering, rolling each layer with half-ton roller or wooden or steel rammers, and rolling every third and topmost layer with proper with power roller of minimum 8 tons, and dressing up in embankment for roads, flood banks, marginal banks and guide banks, और filling up ground depression lead up to 50 मीटर and left up 1.5 मीटर। इसमें देखिए, इसमें आपका देखिएगा यूनिट देखिएगा इसका अर्थवर्क का, इसमें क्यूबिक मीटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, आपका स्पेसिफिकेशन रेडी है, तो आपको किस तरह का स्पेसिफिकेशन चूज करना है यहाँ देखना पड़ेगा। जैसे देख ली कहीं इम्बैकमेंट ऑफ रोड वगैरह बनाना है, तो ये 2.2 जो आपको दिख रहा है, देखिए फॉर रोड्स या फ्लड बैंक जो होता है आपको, है ना, मार्जिनल बैंक्स हो गया, गाइड बैंक्स हो गया, तो ये सब के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन को। तो इस स्पेसिफिकेशन में आपको दिया है कि जो हमारा बैंकिंग होगा एक्सकेवेटेड अर्थ इन लेयर नॉट एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है, वो चीज़ है। उसके बाद बोला ब्रेकिंग क्लॉड्स, मान लीजिए उसमें जो भी वाटरिंग क्लॉड्स होगा उसको तोड़ना है आपको, रोलिंग करना है, ठीक है, रोलर से रोलिंग करना है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। मिनिमम 8 टन यहाँ पे पावर रोलर भी आपको यूज करना है, तो ये सारा स्पेसिफिकेशन फुलफिल करना चाहिए। तो ये जब आप वर्क में जाइएगा, किसी डिपार्टमेंट के साथ काम कीजिएगा, तब आपको धीरे धीरे ये क्लियर होगा, ठीक है, कि ये काम कैसे हो रहा है। या जब आप एक काम कराइएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा अर्थवर्क हुआ और इस चीज से हुआ, इतना इसका डेप्थ था, इतना ये था, तो वो वहाँ पता चलेगा, ठीक है। बट अभी क्या आप देखना है, आपको ये देखना है कि कैसे हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, सारा डायमेंशन आ गया, सारा टूल्स आ गया, ठीक है, टूल्स वगैरह भी आ गए। उसके बाद आपको जो डिस्पोजल मेथड है वो भी आ गया, ठीक है, कैसे डिस्पोज करना है अर्थवर्क को वो सब भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए देखिए कंक्रीट की अगर हम बात करें तो कंक्रीट में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग एंड लेइंग इन पोजीशन सीमेंट कंक्रीट ऑफ स्पेसिफाइड ग्रेड एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग ऑल वर्क अप टू प्लिंथ लेवल। तो ये काम है आपका प्लिंथ लेवल तक की बात कर रहे हैं, जो भी शटरिंग और सेंटरिंग है उसको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, उसका कॉस्ट यहाँ लिखे, उसका रेट यहाँ दिया जाएगा। तो इसका यूनिट जैसे देखिए 1:1:2, मतलब 1 सीमेंट, 1 कोर्स सैंड, 2 ग्रेडेड स्टोन, 20 mm नॉमिनल साइज। यहाँ आपको स्टोन वगैरह का साइज दे दिया ना, ठीक है, 20 mm जो है नॉमिनल साइज आपको यूज करना है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो ये चीज आपको रहेगा। प्लस और भी चीजें देखिए, जितना भी आपका अलग अलग ग्रेड होगा सबका अलग अलग यहाँ पे रेट दिया रहेगा। जब आप एसओआर देखिएगा, शेड्यूल ऑफ रेट्स वगैरह देखिएगा किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे आपको ये गिवन रहेगा। तो ये क्या है कि सीमेंट कंक्रीट को मिक्स करना है और ले करना है, बिछाना है और फिनिशिंग करना है। इसमें सेंटरिंग शटरिंग का अलग से कॉस्ट आएगा, तो वो अलग से उसका भी आपको मिलेगा। तो A to Z मैं बोल रहा हूँ, A to Z जो है स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा, जो शेड्यूल ऑफ रेट होता है रिलेटेड टू पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी आइटम वर्क होगा वो आपको स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा। जैसे देखिए ब्रिक वर्क की बात करें, तो ब्रिक वर्क जो भी है वो अलग अलग ब्रिक का जानते हैं, अलग अलग क्लास होता है, ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, या 1 3 2 ऐसे पढ़े होंगे आप, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, ये सब पढ़े होंगे, पढ़े यस ना। सर। तो सबके लिए अलग अलग रेट रहता है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे ब्रिक वर्क विथ ब्रिक्स ऑफ क्लास डेजिग्नेशन 100A इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन सीमेंट मोर्टार 1:4। तो 1:4 सीमेंट मोर्टार में आपको काम करना है, तो 1:4 में करना है तो रेट क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज, अगर 1:6 में करना है तो रेट क्या होगा, तो सारा चीज आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, वो चीजें हैं। तो इस तरह का ये स्पेसिफिकेशन आपको कहाँ दिया रहता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। जी सर। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, अब देखिए कि अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इसकी अगर बात कीजिएगा तो हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, ब्रीफ स्पेसिफिकेशन और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं।
ब्रीफ और डिटेल्ड, समझ रहे हैं? ब्रीफ मतलब क्या हो, छोटा छोटा, डिटेल मतलब पूरा, ठीक है। तो ब्रीफ का मतलब हुआ दीज आर द जनरल स्पेसिफिकेशन विच आर यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द प्रोजेक्ट without going through the lengthy detailed specification. General information for the quantity of material, nature and class of the work can be known from the brief specification. Brief specification do not form the part of contract document. तो ये जो है brief specification हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, मतलब सपोज कि हमको प्रिपरेशन कर रहे हैं जब आप एस्टिमेट का, तो आप सब स्पेसिफिकेशन थोड़ा लिखने जाइएगा, तो बोले चलो हाँ ठीक है, शॉर्ट में आपने लिख लिया कि हाँ हाँ ये डैश डैश करके डू ऑल कर दिया। तो इस तरह से कि हम शॉर्ट में लिख के उसको हम तैयार कर रहे हैं, रफली तैयार कर रहे हैं, तो वो ब्रीफ स्पेसिफिकेशन का वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जब आप बीओक्यू की बात करेंगे, टेंडर जब करते हैं उस समय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस सारा में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो द डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर अ पार्टिकुलर आइटम स्पेसिफाई क्वालिटीज, quantities of material, their proportions, the method of doing work, the test required on the material और on the finish, ठीक है, फिनिशिंग जो है। दूसरा और नेक्स्ट है टाइप ऑफ मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और टूल्स और प्लांट्स। उसके बाद और है देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा। विदाउट दिस स्पेसिफिकेशन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड। तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में देना है वो डिटेल स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इसी के बेस पे जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी टेंडर भरने वाले हैं, वो क्या करेंगे, उसको कोट करेंगे। तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वो जब तक नहीं होगा तो रेट वो कैसे कोट करेगा, ठीक है। तो फिर वो काम आपका सही नहीं होगा, टेंडर जो होगा डॉक्यूमेंट वो वैलिड नहीं हुआ, एक तरह से इनकम्प्लीट रह गया। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी डिटेल स्पेसिफिकेशन देने की जरूरत है जब आप टेंडर की बात करेंगे। तो देखिए, तो ये सब देखिए जो भी स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं, इससे घबराने वाली बात अभी नहीं है। सब अभी लग बनाना रहा हो तो ना कि बहुत ज्यादा। हाँ दोनों बोलिए। स्पेसिफिकेशन, दोनों स्पेसिफिकेशन बनाना तो दोनों पड़ेगा ना सर? देखिए, आपको और हमको कुछ नहीं बनाना है, सब कुछ बना बनाया है, ठीक है। हम लोगों को बस समझ लेना है और चूज कर लेना है कि हाँ ये स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए। जैसे सब कुछ आप अभी डिप्लोमा कर लेंगे, ठीक है। अब डिप्लोमा के बाद आप सोचेंगे कि हमको क्या करना है। एक्चुअली कोर्स तो बहुत सारा बना हुआ है ना, बहुत सारा कोर्स है आगे चल के, बहुत सारा कंपटीशन का एग्जाम है, बहुत सारा कुछ है। लेकिन आप सोचिए कि हम किसको यूज करें, हम किसको ले, क्या कौन सा एग्जाम दें, कौन सा कोर्स कर लें। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, किसके बेस पे सोचना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर, आपका एम क्या है, गोल क्या है। सिमिलर चीज यहाँ भी है कि आपको काम कैसे कराना है, काम कहाँ कराना है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन डेट आपको स्पेसिफिकेशन चुनना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो शेड्यूल ऑफ रेट है वो दिया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहां जाके ढूंढ लेना है कि हाँ ये हमारे लिए सुटेबल है, इस आइटम ऑफ वर्क को आप एस्टिमेट में इंक्लूड कर लिए, तो वो चीज है, ठीक है। क्लियर है? यस जी सर। सर। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी स्पेसिफिकेशन है ये अभी आपको देखने में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप काम कराइएगा तब आसान हो जाएगा। और प्लस ये नहीं सोचना कि हमको हर चीज रटना पड़ेगा, ये रटने की भी आवश्यकता नहीं है। ये शेड्यूल ऑफ रेट में हर चीज दिया हुआ है, सारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आपको सिंपली वहां जाके उठा लेना है, हाँ, ये इस काम के लिए है। तो जितना भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहेगा सारा आपको शेड्यूल ऑफ रेट और इस सब में दिया रहेगा, ठीक है। एक और टर्म आता है स्टैंडर्ड एंड मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। तो इसके बारे में अगर देखिएगा तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या हुआ, जो आपको स्टैंडर्ड से प्रोवाइड किया जाता है, जो शेड्यूल ऑफ रेट से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। और डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट जो है सेंटर, तो सब जगह आपको वेरिएशन मिलेगा, हर जगह का स्पेसिफिकेशन, हर जगह काम का तरीका, हर जगह का कॉस्ट रेट, ये सब भी डिफर करता है। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, इट इज पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन फॉर द मोस्ट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क। Detailed specification for different works are drawn up by an engineering department and printed to serve as a standard specification। तो जो शेड्यूल ऑफ रेट है ना, वही आपका एक तरह से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में आ गया। वो चीज आपको सब डिपार्टमेंट वाइज रहता है आपका बना हुआ, और वो आपको मिलेगा। जब आप जाइएगा तो आप उसके बेस पे ही काम कीजिएगा। तो आपको हमेशा उसको साथ में रखना है, जब एस्टिमेट बना रहे हैं तो उसी के बेस पे काम करते रहना, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है वो एक्सेप्टेड होता है सबको, कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी लोग होते हैं, सब लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। जब उसका फॉर्मेशन होता है तो बहुत बड़ी कमेटी बनती है,
ठीक है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो अलग अलग जो है कमेटी बन के आपको पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है सबके लिए बनता है कि हाँ इसके लिए ये शेड्यूल ऑफ रेट है। क्योंकि जितना डिपार्टमेंट है सबका अपना अपना वर्क है, सबका अपना अपना स्पेसिफिकेशन है ना। तो उस तरह से मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कोई भी, जैसे स्टील बोलते हैं तो स्टील वगैरह का मैन्युफैक्चर जो स्टैंडर्ड आप देखते होंगे कि FE 250 लिखा हुआ है, FE 415, FE 500, ठीक है, FE 550। तो इस तरह का ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन क्या हुआ, या उसके ग्रेड। ऊपर लिखा है जो भी चीजें, तो वो चीज क्या है आपको वहाँ लिखा हुआ रहता है, आपको जो मैन्युफैक्चर देता है, जो इंडस्ट्री है जो बनाती है चीजों को, वो आपको देता है कि हाँ ये इस तरह का स्पेसिफिकेशन बना हुआ है। जैसे सीमेंट है, आप सीमेंट का जो बैग से देखें 50 kg का बैग होता है, उसके ऊपर देखिए लिखा रहता है कि ये कौन सा सीमेंट है, इसमें कितना परसेंट जो है क्लिंकर मिलाया हुआ, कितना परसेंट फ्लाई एश मिला हुआ है या स्लैग मिला हुआ है, दिखता है ये सब चीज। और उसके स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफिकेशन दिया रहता है सारा चीज का, तो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन उसको बोलेंगे। दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर विच स्टेट द properties of the product like strength, weight, thickness, chemical composition, etc. The specification of the product such as steel, paint, valves, cement, etc. are under this category. तो जो भी स्पेसिफिकेशन आपको एक्सटेंड जो मटेरियल जो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है उसके लिए जो दिया जाता है वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन हो गया। लेकिन जो आइटम ऑफ वर्क का स्पेसिफिकेशन है वो क्या आएगा आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में आ गया, और वो SOR में रहेगा, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में रहेगा। सब कुछ समझ में आया चीज? यस सर। यस। ठीक है, तो ये क्या है आपका इम्पोर्टेंस है, नेसेसिटी है स्पेसिफिकेशन का, ये सब चीजें हैं। चलिए अब कुछ देखिए लीगल एस्पेक्ट की बात करें। लीगल एस्पेक्ट मतलब क्या हुआ कि इसमें कानूनी क्या चीज है, ठीक है, ये चीज की बात करेंगे। कानूनी एंगल क्या है सोचने का, कि मान लीजिए हमारा स्पेसिफिकेशन है, हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में अगर स्पेसिफिकेशन डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया है, उस पर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उस पर हमारा काम चल रहा है, और उस पर हमारा कोई स्पेसिफिकेशन गड़बड़ हो जा रहा है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो तब क्या होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो विदाउट स्पेसिफिकेशन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर इनकम्प्लीट एंड वैलिड। ओके, तो ये चीज़ समझ रहे हैं आप। द प्रोविजन इन स्पेसिफिकेशन आर गिवन मोर लीगल, जो ही प्रोविजंस हैं स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, ये क्या है आपको लीगल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, कि आप जो है इस पे क्या है आप क्लेम कर सकते हैं कि हमारा काम इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशंस द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिकेशन शैल गवर्न। तो प्रोविजन जो स्पेसिफिकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कहने का कि ड्राइंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तरह का हो गया, कि हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है ये डायरेक्टली आपको सब आइटम्स के रिलेटेड है। सारा छोटा 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 जो वर्क है, इतना लंबा सा वर्क आप देख रहे हैं, जो 6 महीने 7 महीने का वर्क है, उसमें कितना आइटम वो वर्क होगा आप सोच सकते हैं कि एक्सकेवेशन से लेके हम लोग फिनिशिंग तक जा रहे हैं, वहां तक जाने का जो बीच में जितना भी छोटा 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 वर्क आप डिवाइड करिएगा, सबका आइटम बनाइएगा, तो वो चीज़ है ना। जैसे मान लिया आप PCC कर रहे हैं तो कैसे आप एक्सक्यूशन कर रहे हैं, सोलिंग कर रहे हैं, उसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, वाइब्रेशन, ये वो ऑप्शन, तो हर चीज आपको वहां पे लेना है, समझे। द स्पेसिफिकेशंस आर आल्सो सर्व एन एज एन यूजफुल लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। तो हमारा ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि हमारा इस स्पेसिफिकेशन पे काम ही नहीं हुआ है, तो हम उसको पेमेंट कैसे करें, या उस वो जो अगर मान लीजिए कुछ लीगल मैटर फंस जाता है, कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, तो ये स्पेसिफिकेशन आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो ये हो गया लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बुक्स वगैरह आप समझ गए, जो SOR वगैरह है, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं अपना अपना वो क्या है शेड्यूल ऑफ रेट बनाते हैं, और उसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है वो सबको मान्य होता है, सारे कॉन्ट्रेक्टर को भी वो पता होता है। प्लस जो स्पेसिफिकेशन है, आप मैंने बताया कि आपको उसमें कोड दिया रहता है, नंबर किया रहता है, तो जो उसका रेफरेंस है वो जरूर दिया जाता है कि हाँ ये जो है SOR के इतना में लिखा हुआ है, तो कोड वहाँ लिखा रहेगा 1.2 पॉइंट समथिंग, तो वो चीज़ लिखा रहेगा जो भी रहेगा सर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा, प्रिपेयरिंग डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो जैसे कि आपने देखा कि अर्थ वर्क वगैरह में
मतलब जनरली क्या हो रहा था, तो उसमें क्या देख रहे थे आप कि कैसे काटना है, किस तरह के सॉइल में काटना है, ठीक है, कितना डेप्थ में काटना है, कितना विड्थ में काटना है, ठीक है, कितना एरिया या लेंथ की बात करेंगे तो उसमें काटना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, प्लस जो डिस्पोजल है सॉइल का वो कैसे करेंगे। तो इस सारी बातों को ध्यान में रख के हम लोगों को स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ेगा एक्सक्यूशन वगैरह के लिए। तो आज का सेशन में हम लोग यही इतना ही करेंगे, और आप लोग क्या कीजिए कि कुछ कुछ जो है एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक्सक्यूशन है तो एक्सक्यूशन का आप स्पेसिफिकेशन बना के हमको दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है रबल मेजनरी है, ठीक है, रैंडम रबल स्टोन मेजनरी, तो स्टोन मेजनरी का आप बना के देखिए, ब्रिक मेजनरी का आप बना के देखिए, ठीक है। तो आप इसको तैयार करिए, ये चीज़ें एक्सक्यूशन का बनाइएगा, दिख रहा ना। स्टोन मेजनरी का कुछ स्पेसिफिकेशन तैयार करिए, एक दो तैयार कीजिए, ज़्यादा नहीं है। सीमेंट कंक्रीट का तैयार कीजिए कोई, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, ब्रिक वर्क का, प्लास्टरिंग का, पॉइंटिंग का और स्लैब वगैरह का भी तैयार कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 4-5 आपको दिख रहा है, एक्सक्यूशन, स्टोन मेजनरी, सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, तो ये सब का आप कर सकते हैं। ओके, सीमेंट मोर्टार एक्चुअली है, बाद में गलत लिखा गया, ठीक है, समझ गए चीज। जी सर। तो स्पेसिफिकेशन बना सकते हैं आप लोग, क्या लगता है कोशिश बनेगा? कोशिश करिए। कोशिश करेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा अपने सोच को जो है ना आगे तक लेके जाना है, कि हम किसी भी काम को करा रहे हैं तो एक पार्टिकुलर आइटम पे जाइएगा और गौर से सोचिए कि उस आइटम वर्क करने में हमको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, कितना चीज देना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया हमको ईंटा ही जोड़ना है, तो ईंटा जोड़ने के लिए हमको वहाँ पे किस तरह का ईंटा चाहिए, पहले तो ये हो जाएगा, किस क्लास का आपको ईंटा चाहिए, प्लस ब्रिक वर्क करना किस तरह का हमको मोटा यूज करना है, 1:4 करें, 1:6 करें, है 1:2 करें, तो 1:3 करें, तो किस तरह का यूज करें, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लीजिए और देखिएगा प्लास्टिंग वर्क का, देखिए कि प्लास्टिंग जो होगा उसमें कौन सा हम लोग मिक्स यूज करेंगे, ये करेंगे, तो सारा चीज आपको लिखना है। स्पेसिफिकेशन जो बनेगा, कहने का मतलब स्पेसिफिकेशन हर चीज के लिए बना हुआ है। मतलब प्लास्टिंग वर्क में अगर आप बोलिए 1:3 उसका ही बना हुआ है, 1:4 उसका ही बना हुआ है, 1:6 उसका ही बना हुआ है, तो सबका बना हुआ है स्पेसिफिकेशन। तो आपको सोचना यह है कि इसको इस पार्टिकुलर वर्क में हमको किस तरह का स्पेसिफिकेशन लेना है। तो आप लोग एक ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लोग एक साथ ग्रुप करके आप लोग ये कर लीजिए, ठीक है, आपस में बातचीत करके कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई रोड का प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई केनाल का ले लीजिए, कोई ड्रेनेज का ले लीजिए, और उसका स्पेसिफिकेशन तैयार कीजिए पूरे काम का। एक कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ मान लीजिए पीसीसी रोड, 500 फीट पीसीसी रोड, किसी लोग का प्रोजेक्ट भी ये सब था, तो उसको क्या कीजिए आप, उसका एस्टिमेट बनाने की कोशिश कीजिए, स्पेसिफिकेशन खाली लिखने की कोशिश कीजिए इस चैप्टर में, एस्टिमेट मत बनाइए, स्पेसिफिकेशन लिखिए। तो स्पेसिफिकेशन लिखने की कोशिश कीजिए कि उसमें हम लोग क्या क्या काम करेंगे। तो पहले तो आप ये लिखिए कि क्या क्या काम होगा, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट रेडी होगा। तो आपको ये भी समझना है पहले कि उसमें कौन कौन सा काम करना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको स्पेसिफिकेशन तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि हमारा एक्सक्यूशन का स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, किस यूनिट में कर सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट में कैसे करेंगे, आरसीसी में कैसे करेंगे, ब्रिक वर्क में कैसे करेंगे, प्लास्टिक में कैसे करेंगे, पॉइंटिंग में कैसे करेंगे, और अदर्स जो भी होगा उसका हम लोग स्पेसिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। सर, थैंक यू।